आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन। गोवा असेंबली में एसटी जिले के रिजर्वेशन से मुताल्लिक बिल पर लोकसभा में होगी बहस। मैरीन कार्गो ट्रांसपोर्ट बिल राज्यसभा में मंजूर होने की उम्मीद। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। सदर जमहूरिया को लिखे गए खत में खराब सेहत को बताया इस्तीफे की वजह। अगस्त 2027 तक थी उनकी मियाद कार। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल के हक में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड से साबित नहीं होती किसी की भारतीय शहरियत। बांग्लादेशी फिजाइया का F-7 ट्रेनर तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत 20 अफराद हलाक, 170 जख्मी। हादसे की वजूहात की तहकीकात का हुक्म जारी। एक रोजा सरकारी शोक का ऐलान। खेलों में खवातीन शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज को नेहरू हम्पी का मुकाबला चीन की ली टेंगजी से, जबकि दिव्या देशमुख दूसरे सेमीफाइनल में चीन की टेंग जोंगी से करेंगी मुकाबला। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल गोवा रियासत के असेंबली हल्के में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की असर-ए-नौ तरतीब बिल को बहस के लिए पेश करेंगे। हुकूमत आज ही इस बिल को मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ये बिल गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल ST के लिए नशिस्तों के रिजर्वेशन का इंतजाम करता है। इसके अलावा आज राज्यसभा में मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल सी फेराइट बिल को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आज ही बहस के बाद इस बिल को पास करने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा वक्फा सवालात के दौरान दोनों ऐवानों में कानून साजी के दीगर अहम कामों के साथ साथ कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। मानसून इजलास के पहले दिन की बात अगर करें तो मानसून इजलास का पहला दिन बहुत ही हंगामा खेज रहा। अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा करते हुए दोनों ऐवानों में हंगामा आराई की। हुक्मरान पार्टी ने बार बार कहा कि हुकूमत कवायद के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा में हंगामा आराई के दरमियान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विजयंत पाडा ने इनकम टैक्स बिल 2025 पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। इसके साथ ही राज्यसभा में बहस के बाद वाहन पत्र बिल भी मंजूर कर लिया गया और जगदीप धनखड़ ने पीर को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह सेहत की खराबी बताई है। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, इज्जत-ए-माब सदर जमहूरिया, मैं सेहत की देखभाल को तरजीह देने और तिब्बी मशवरों पर अमल करने के लिए आइन के आर्टिकल 67A के मुताबिक भारत के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा देता हूँ। मैं भारत की सदर जमहूरिया के तई उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेरी मुद्दत कार के दौरान खुशगवार और शानदार काम करने वाले रवाबित के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वज़ीर आज़म और मोअज़्ज़िज़ वज़रा की काबीना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का ताउन अनमोल रहा है और मैंने अपने दौर में बहुत कुछ सीखा है। पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान से मुझे जो गर्मजोशी, एतमाद और प्यार मिला है वो हमेशा मेरी यादों में रहेगा। मैं अजीम जमहूरियत में नायब सदर जमहूरिया के तौर पर हासिल होने वाले अनमोल तजुर्बात और बसीरत के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। जगदीप धनखड़ ने मजीद कहा कि इस अहम दौर में भारत की शानदार इक़्तिसादी तरक्की का मुशाहिदा करना और इसमें हिस्सा लेना मेरे लिए एजाज़ और इत्मीनान की बात है। इस तब्दीली के दौर में मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एक हकीकी एजाज़ है। मैं इस बावकार ओहदे से रुखसत होते हुए भारत के आलमी उरूज और बेमिसाल कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करता हूँ और इसके रोशन मुस्तक़बिल पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत स्काउट्स और गाइड्स के गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को सर्टिफिकेट देंगी। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मुल्क की सबसे बड़ी रज़ाकाराना, गैर सियासी और वर्दी वाली नौजवानों की तंजीम और तालीमी तहरीक है। ये तंजीम किसी नज़रिए, नस्ल या जिन्स के इम्तियाज़ के बगैर लड़कों और लड़कियों की किरदार साजी के लिए काम करती है।
रेंजर्स और रोवर्स भी स्काउटिंग एंड गाइडिंग की इक़दार और उसूलों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भारत में स्काउटिंग और गाइडिंग की कौमी तंजीम है। बिहार SIR मामले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके खिलाफ अदालत में कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत है। इसकी समाअत की अगली तारीख 28 जुलाई है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने SIR के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए लोगों से भारतीय शहरियत का सबूत मांगने के अपने फैसले का दिफा किया और इसके हक में कई दलाइल भी दिए। कमीशन का कहना है कि आर्टिकल 326 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत ये कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय शहरियों के नाम ही शामिल हों। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों में लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि आधार, वोटर ID और राशन कार्ड किसी की शिनाख्त का सबूत तो है, लेकिन इसकी भारतीय शहरियत को साबित नहीं करते। और आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलात पर समाअत होने जा रही है। कांवड़ यात्रा के नेम प्लेट तनाज़े से मुतालिक अर्जियों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इस मामले पर दायर नई दरख्वास्त में खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों के बाहर QR कोड लगाने की हिदायत को चैलेंज किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बसों की ओवरलोडिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त की भी समाअत आज होगी। आपको बताते चलिए कि दरख्वास्त में ओवरलोडिंग से लोगों की जान को लाहक खतरात को बुनियाद बनाया गया है। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ हतक इज्जत केस की भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। बीजेपी लीडर राजीव बब्बर ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ निचली अदालत में हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। वज़ीर आज़म मोदी के बारे में काबिल एतराज़ रिमार्क्स के मामले में कांग्रेस लीडर शशि थरूर के खिलाफ दायर हतक इज्जत के मुकदमे की समाअत भी आज ही सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके अलावा साबिक SP लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्जी, जो रामचरितमानस पर काबिल एतराज़ रिमार्क्स की वजह से केस का सामना कर रहे हैं, पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक बार फिर खला में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दरहकीकत इसरो नासा के साथ मिलकर इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन को निसार का नाम दिया गया है। इसरो की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक निसार को सतीश धवन खलाई मरकज श्रीहरिकोटा से 30 जुलाई को शाम 5:40 पर लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के GSLV F-16 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार मिशन के बारे में मालूमात शेयर की। दरहकीकत $1.5 बिलियन की लागत से बनाया गया ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट होगा। निसार जमीन की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इसमें 2 मुख्तलिफ बैंड्स के रडार हैं। यही वजह है कि घने जंगल में भी आसानी से रडार के जरिए डेटा इकट्ठा करेगा। निसार, जिसका वजन 2392 किलोग्राम है, जमीन का मुशाहिदा करने वाला एक मुनफरिद सैटेलाइट है। निसार मिशन जमीन की सतह में छोटी तब्दीलियों का भी पता लगा सकता है। और खारजा उमूर और टेक्सटाइल वजीर मुमलिकत पवित्रा मार्गरेटा एस्वातिनी और लेसोथो के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेसोथो के मेहनत और रोजगार के वजीर सलीसो मुखोसी से मुलाकात की और भारत लेसोथो 2 तरफा ताल्लुकात की तौसीह पर तबादला ख्याल किया। पवित्रा मार्गरेटा ने लेसोथो के तालीम और तरबियत के वजीर टोई रपापा से भी मुलाकात की। इसके साथ ही पवित्रा मार्गरेटा 23 से 25 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका का दौरा भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू हो गई है। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के 150 से ज्यादा लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट और 50 से ज्यादा राज्यसभा मेंबरान ने लोकसभा स्पीकर को मेमोरेंडम पेश किया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि 15 मार्च 2025 को दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर 500 रुपए के आधे जले हुए नोटों का बंडल मिलने का मामला सामने आया था। ये मामला सामने आने के बाद अरकान पार्लियामेंट ने यह मामला पार्लियामेंट में उठाया और अदलिया की गैर जानबदारी और शफाफियत पर सवाल लगाया। इस मामले ने मुल्क के अदालती और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इस पर वसी बहस का इम्कान भी है।
अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के बीकानेर में श्री डोंगरगढ़ के नजदीक जयपुर रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 कारों के आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा तकरीबन 12 बजे सकवाल वन के नजदीक पेश आया है। इत्तला मिलते ही श्री डोंगरगढ़ पुलिस और समाजी तंजीमों के मबरान मौके पर पहुंच गए और इमदादी काम शुरू कर दिए। जख्मियों को कार से बाहर निकाला गया और बीकानेर के PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। मौके पर 4 अफराद की मौत हो गई और 5वां शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। डोंगरगढ़ को निकित पारिक ने बताया कि दोनों कारों में 9 अफराद मौजूद थे। नापासर से आए लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी ये अलमनाक हादसा पेश आया। केरल के साबिक वज़ीर आला और सीनियर मार्क्सी लीडर VS अच्युतानंदन का पीर को इंतकाल हो गया। CPI-M के सीनियर लीडर अच्युतानंदन तवील अरसे से बीमार थे और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्होंने 101 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों और मुखालफिन में VS के नाम से मशहूर अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बानी रहनुमाओं में से जिंदा रहने वाले आखिरी रुकन थे, जो 1964 में CPI से अलग होने के बाद तश्कील दी गई थी। उनके जस्ते खाकी को आज सुबह सेक्रेटरीट दरबार हॉल में आवाम के दीदार के लिए रखा जाएगा। उनकी मैयत को दोपहर को उनके आबाई शहर अलपुजा ले जाया जाएगा। उनकी आखिरी रसूमात बुध को वालिया चटुगढ़ शमशान घाट में अदा की जाएगी। IMF ने कल एक बयान में कहा है कि गीता गोपीनाथ बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के दूसरे नंबर की ऑफिसर अगस्त के आखिर में अपना ओहदा छोड़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सिटी वापस जाएंगी। IMF ने कहा है कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया मुनासिब वक्त पर गोपीनाथ की जानशीन का ऐलान करेंगी। गोपीनाथ ने 2019 में बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड में बतौर चीफ इकनॉमिस्ट शमूलियत अख्तियार की थी। वो इस ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाली पहली खातून थी और जनवरी 2022 में उन्हें पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। जीविका गरीबी के खात्मे के लिए बिहार हुकूमत की एक पहल है। जीविका के नाम से बिहार देही रोजी का प्रोजेक्ट आलमी बैंक की मदद से बिहार हुकूमत का एक मंसूबा है। इसका मकसद देही गरीबों को मुनज़्ज़म कम्युनिटी इदारे बनाकर पायदार माश के जरिए आमदनी में इजाफा करना है। हमारे नामनिगार कुमार आलोक बिहार से ग्राउंड जीरो पर इस स्कीम की कामयाबी की हकीकत बता रहे हैं। ये हैं अनुराधा कुमारी। इन्हें हर रोज अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती थी। इन्हें बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और जीविका प्रोजेक्ट ने इनके ख्वाबों को पंख दे दिए। समूह से लेके मशीन 10,000 लेके मशीन लिए हैं, उसका बाद दे दिए, कर चुका दिए। उसका बाद फिर लिए 20,000, वो भी दे दिए। उसका बाद कपड़ा लेने के लिए 1 लाख रुपया मिला है, उसमें किस्त बाई करके 50,000 चुका दिए हैं, 50,000 बाकी। जीविका प्रोजेक्ट के ख्वाब को अमली जामा पहनाने में देही खवातीन का किरदार काबिले तारीफ है। जीविका में हम भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ हमको भी मन किया कि दुकान बिजनेस में से ले, तो जीविका से हम भी 50,000 रुपया ले ले हैं लोन, और उसके अथी से दुकान दिए हैं, सिंगार के है और सिलाई है, सिलाई करते हैं। उसी तरह से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 3 बच्चा है तो पढ़ा लिखा रहे हैं खुशी से। दीदी आए थे जोड़ने के लिए, तो जोड़े सब 10 रुपया जमा करते थे, फिर वही वापस करते हैं। लिए ही कर्जा, तो वो दुकान भी बेल में है, मेरा बच्चा दे रहा दुकान, उसमें भी दिए थे लेके। ये बात काबिल जिक्र है कि 2006 में नीतीश हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक की मदद से जीविका प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख खवातीन इस स्कीम में शामिल हुई हैं, जो अपने पांव पर खड़ी हैं और खुद इन्हिसारी की जिंदगी गुजार रही हैं। जीविका में जो काम हो रहा है वो अद्वितीय है और आज लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में है। 1 करोड़ 40 लाख परिवार आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ गए हैं। जीविका के द्वारा रोजगार भी सृजन हो रहा है। कहीं दुकान खोल रहे हैं, कहीं गाय ले रहे हैं, कहीं भैंस ले रहे हैं, कहीं बकरी ले रहे हैं। तो इस तरह के काम भी करके आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम हुआ है। इस राज्य में लगभग 25 लाख जो जीविका की दीदियां हैं वो आज लाखपति दीदी बन गई है। दीदी की रसोई, दीदी की नर्सरी, सिलाई सेंटर, शहद की मक्खियां पालना, फिश फार्मिंग वगैरह रोजी रोटी सेक्टर जैसी मुख्तलिफ रोजी रोटी स्कीमों से बहनों की रोजी रोटी में इजाफा हुआ है और उन्हें रोजगार मिला है।
नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार में जीविका के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर किया है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाया है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ डीडी न्यूज नालंदा। और आइए बात करते हैं मौसम की। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज और कल शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इसी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के कई अजला में दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशन गोई भी की गई है। पंजाब हरियाणा में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। IMD ने मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की पेशन गोई की है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में 27 जुलाई तक मुसलसल बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र में कल रात बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के साहिली हिस्से में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो बहरा अरब और खलीज बंगाल के साहिली हिस्सों में समुद्री सरगर्मियों से गुरेज करें। समुद्र में जाना खतरनाक हो सकता है। खासतौर पर कोंकण, गोवा, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के साहिल और आंध्र प्रदेश के साहिल के करीब समुद्र में जाना खतरे से भरा हो सकता है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कौमी राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री हो सकता है। इस बीच उत्तराखंड में आज बूंदाबांदी की बारिश मुतवक्किल है, जबकि पीर को उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहमरम कर दिया। इस दौरान वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर से सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने रियासत के तमाम ज़िले मजिस्ट्रेटों के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत की और बारिश, सड़कों की हालत, 4 धाम और कांवड़ यात्रा के इंतजामात, बिजली, पीने के पानी और ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर धामी ने अहदेदारों को मानसून के दौरान 24 घंटे चौकस रहने का हुक्म दिया और मानसून के पेश नज़र अवामी तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जामी तैयारियों की हिदायत दी। इसके अलावा CM धामी ने इंतजामिया से कहा कि वो 4 धाम यात्रा के ज़ायरीन को मुसलसल मौसम की मालूमात फराहम करें। उन्होंने बारिश की वजह से सड़क बंद होने की सूरत में लोगों के क़याम के मकामात पर खाना, पानी और ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी की। सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त कांवड़ यात्रा की खास खूबसूरती देखी जा रही है। शिव भक्तों में बहुत ही ज्यादा जोश खरोश है। दारुल हुकूमत दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरहद पर कांवड़ियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। गंगा का पानी लेकर और अपने शहरों में वापस लौटकर इन कांवड़ियों के लिए खुसूसी सहूलत मुहैया कराई जा रही हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में DGP जम्मू कश्मीर, IGP और CRPF के अफसरान ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया। 13 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 28 जुलाई से शुरू होगी। अफसरान ने सफर के सिक्योरिटी निज़ाम का जायजा लिया। VHP यात्रा के चेयरमैन निशव गुप्ता ने कहा कि काम ने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। जो हमारी बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हमारी मिशन द बचाओ अभियान दल द्वारा जो शुरू होने जा रही है, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमारे माननीय DGP साहब, हमारे GOC और उसके बाद हमारे IGP साहब और हमारे CRP के IGP साहब के साथ बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक और बेल्ट फोर्स के अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने यहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी में यहाँ पे एक मीटिंग ली है, रिव्यू मीटिंग ली है, और ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, इसके लिए उन्होंने सभी यहाँ के जो अधिकारियों के साथ बैठ के पूरी रिव्यू मीटिंग ली है और हमें आश्वासन दिलाया कि यात्रा में किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी, यात्रियों को किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं होगी। और गैर मुल्की खबरों में बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का F-7 तरबियती तैयारा ढाका के इलाके दयाबाड़ी में गिरकर तबाह हो गया है। तैयारा हादसे में पायलट समेत 20 अफराद जाँ बहक और 170 जख्मी हुए हैं। हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया और 1 रोज़ा सरकारी शोक का भी ऐलान किया गया है। तैयारा ढाके के इलाके दयाबाड़ी में वाक़े माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज कैंपस में गिरकर तबाह हो गया। ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के बावजूद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने से इनकार कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि उनका मुल्क यूरेनियम की अफजूदगी का प्रोग्राम तर्क नहीं कर सकता। इराक़ची ने इसे ईरान के कौमी फ़ख्र का मामला करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुँचने का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ न्यूक्लियर मज़ाकरात दोबारा शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं है।
उधर ईरान, रूस और चीन आज तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा ईरान, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जुमे को तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद होगा। इस बातचीत में तेहरान के जौहरी प्रोग्राम और ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये पहली सुर्खी है, मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में तमाम 12 मुलज़िमीन बेकसूर करार दिए गए। इसके बाद की अगली खबर का रुख करते हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले ही दिन ऐवानों में हंगामा आराई। आगे बढ़ेंगे। इंकलाब की खबर, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, खराबी सेहत को वजह बताया। इसकी अगली सुर्खी, बांग्लादेश में तैयारा हादसा, 19 अफराद हलाक और कई अफराद इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुए। इसके बाद की खबर हमारे समाज से, बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर भारत का परचम लहराना एक तारीखी लम्हा। वज़ीर आज़म मोदी ने खलाई तहकीक में भारत की बढ़ती हुई मौजूदगी को नुमाया किया और भारत तेजी से अदायगियों में दुनिया में सरफहरिस्त है, IMF का एक बयान। अगली सुर्खी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर तकर्रुरी पर उन्हें मुबारकबाद दी। और ये थी खबरें आज के उर्दू अखबार से। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत की शतरंज खिलाड़ी कोनेरो हम्पी ने फीडे विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। हम्पी इस मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। हम्पी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की योगेन सांग को शिकस्त दे दी। हम्पी से पहले कोई भी भारतीय इस मुकाबले के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। अब सेमीफाइनल में आज कोनेरो हम्पी का मुकाबला चीन की ली टेंगजी से होगा। भारत की दिव्या देशमुख ने भी शतरंज के फिटे खवातीन आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 19 साल दिव्या ने क्वार्टर फाइनल में भारत की हरिका ड्रोनवली को टाई ब्रेक में शिकस्त दी। आखिरी 8 के इस मुकाबले में दोनों के दरमियान क्लासिकल मैच ड्रॉ रहा। भारत की कोनेरो हम्पी पहली सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं, इसलिए 2 भारतीय खिलाड़ी अब सेमीफाइनल में नजर आएंगे। दिव्या देशमुख दूसरे सेमीफाइनल में चीन की टेंजोंग से मुकाबला करेंगी। दिव्या और कोनेरो हम्पी दोनों का चीनी खिलाड़ियों से मुकाबला होगा। और भारत और इंग्लैंड खवातीन टीम के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच जीता था, जबकि मेजबान टीम ने DLS के उसूल के तहत दूसरा मैच जीता था। ऐसे में दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबर हैं। अब आज के मैच में दोनों टीमों के दरमियान करो या मरो की सूरत हाल होगी। और पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात